हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज पहुँचे हैं सिरसा खेड़ी में और जहाँ पे आए हुए हैं मनीष चौधरी, यूथ कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव, और ये मध्य प्रदेश से आए हुए हैं। सर, हरियाणा में आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो सर, आज आप यहाँ आए हुए हैं एक सिरसा खेड़ी गांव, जो हरियाणा का जुलाना विधानसभा का एक छोटा और एक आदर्श गांव है, उसके अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप यहाँ किस कार्यकारिणी के उसमें आए हुए हैं? हमारा एक अभियान चल रहा है, चलो पंचायत चलो वार्ड अभियान, जिसके माध्यम से हम पूरे प्रदेश में प्रत्येक पंचायत में जाके यूथ कांग्रेस की टीम कांग्रेस की जनहितैषी नीति और भारतीय जनता पार्टी के 10 साल का कार्यकाल, और उसमें किसानों की समस्याएं जो विकराल रूप से उत्पन्न हुई, जो बेरोजगारी की समस्या है, जो पीड़ित वर्ग है उसकी सरपंचों के अधिकार हैं, माता बहनों के लिए पेंशन की स्कीम है, जितने भी इस 10 साल में जो यहाँ पे स्थिति खराब हुई है उसको हम उजागर कर रहे हैं। और हमारा संकल्प क्या है, कांग्रेस किस विज़न पे काम कर रही है, इसको हम पंचायतों में जा के बात कर रहे हैं। और स्थानीय मुद्दा क्या है, वहाँ का स्थानीय पर इशू क्या है, उसको समझ के उसके समुचित समाधान के लिए हम लोग कृत संकल्पित हैं। इसलिए हमने चलो पंचायत चलो वार्ड में चलाया है। अब हमारे कुछ खिलाड़ी पेरिस में ओलंपिक था, वहाँ खेलने गए हैं। विनेश फोगाट चर्चा का विषय बना हुआ है, और विनेश फोगाट के साथ एक ये घटना घट गई है 100 ग्राम वेट की। इसके बारे में आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? इस घटना से पूरा देश स्तब्ध है, सभी बेहद दुखी हैं। और जिस तरीके से मनसुख मंडाविया जी ने बताया कि हमने विनेश फोगाट के लिए 75 लाख और कितने हज़ार रुपए खर्च किए, मेरा ये कहना है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है ना। आज बजट भी देखा जाए तो चाहे वो केंद्रीय बजट हो तो वो चला जाता है बिहार, अनदेखी हुई हरियाणा की, क्योंकि प्रधानमंत्री को अपनी कुर्सी बचानी है, और मुख्यमंत्री इसलिए प्रधानमंत्री से कुछ नहीं बोल पा रहे क्योंकि उनको अपनी कुर्सी बचानी है। ऐसे ही खेल के बजट की बात करें तो खेल का बजट भी हरियाणा को गुजरात से कम मिल रहा है, लेकिन हरियाणा को जबकि इसमें ज़्यादा प्राथमिकता मिलनी चाहिए, क्योंकि हमेशा मेडल्स जो आ रहे हैं वो हरियाणा को ही आ रहे हैं। तो हरियाणा की जो अनदेखी हो रही है, उस अनदेखी का जवाब देने का समय भी आ गया है। और विनेश फोगाट जी के साथ हम सब पूरे देशवासी खड़ा है। और मैं साधुवाद देता हूँ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब को भी, जिन्होंने उन्हें राज्यसभा देने की पेशकश की है। आप यूथ कांग्रेस के महासचिव हैं, और अगर आपकी सरकार आ जाती है हरियाणा में, और तो आप हरियाणा के लिए खेल कोटा हरियाणा सरकार की तरफ से कितना बढ़ाने की कोशिश करेंगे? देखिए सर, हमने तो विशेष रूप से अपने संकल्प पत्र में बोला है। हमारे संकल्प पत्र को पढ़ेंगे, उसमें हर वर्ग की बात करी है। बुजुर्गों के लिए 6000 पेंशन, माता बहनों के लिए 1 लाख रुपये की पेंशन, 8,500 महीना, है ना। पदक लाओ पदक पाओ की नीति को अपनाने की बात कही है ना। युवाओं के रोज़गार की बात कही है, 2 लाख हरियाणा में युवाओं को रोज़गार मिलेगा। तो जब 2000 जब हमारी सरकार थी और 2008 का ओलंपिक था, उस ओलंपिक में जो हमारे खिलाड़ी मेडल लेके आए उनको प्रोत्साहन भी मिला, सरकारी जॉब भी मिली और एक अच्छा पैकेज भी दिया। तो अगर हम हमारी सरकार बनती है तो निश्चित रूप से हरियाणा के खिलाड़ियों का बहुत ही उनके विकास में, उनके शारीरिक और मानसिक और बौद्धिक हर लेवल पे उनका प्रयास किया जाएगा, और उन्हें आर्थिक रूप से भी संबल प्रदान किया जाएगा। हरियाणा के अंदर आप की जैसे गांव-गांव में जा रहे हैं, आप कैंपिंग कर रहे हैं, पंचायत का मुद्दे को लेकर बात कर रहे हैं, तो युवाओं का कितना साथ मिल रहा है? निश्चित रूप से इस समय तो हरियाणा का सर्वहारा वर्ग, चाहे वो अगड़े हों, पिछड़े हों, BC-A हो, BC-B हो, सामान्य हो, दलित हो, युवा, माता बहन, किसान, हर वर्ग, सर्वहारा वर्ग हरियाणा का इस बार कांग्रेस की तरफ टकटक लगाए बैठा है और समर्थन में बैठा है कि कांग्रेस को हम समर्थन देंगे, सरकार कांग्रेस की बनाएंगे। और जो 10 साल का कार्यकाल जिसमें कांग्रेस ने काफ़ी विकास किया हरियाणा का, उस विकास को देखते हुए आगे भविष्य के लिए जनता तैयार बैठी है। बहुत धन्यवाद जी। हमारे साथ यहाँ बैठे हैं नवदीप दलाल भाई, हम इनसे भी पूछते हैं, रूबरू होते हैं आज। भाई साहब राम राम। राम राम भाई, कैसे हो आप? बढ़िया भाई साहब। भाई साहब, आपके यहाँ पे जो पूर्व विधायक थे JJP पार्टी से,
अमरजीत ढांडा जी, कितने विकास कार्य करवाए हैं उन्होंने आपके हल्के में? देखिए, अमरजीत ढांडा जी ने विकास कार्य बहुत करवाए, लेकिन अपने घर के करवाए। घर के जो भी अलाउंस थे या जितने भी संसाधन थे वो उन्होंने अपने बढ़ा लिए। जनता का पैसा उन्होंने अपनी जेब में रखा, क्योंकि उस पार्टी की नीति और नीयत यही है कि जनता को लूट के खाना है। उसी कड़ी में हमारे विधायक, माननीय विधायक जी ने अपनी पार्टी के प्रति निष्ठा दिखाते हुए और पार्टी के प्रति वफादारी दिखाते हुए उसी पथ पे कार्य किया जो जिस पथ पे उसके नेता कार्य करते हैं। तो जनता को लूटने का काम किया है, और अगर विकास हुआ है तो उनके घर का हुआ है, किसी और का नहीं हुआ। विनेश फोगाट के साथ एक घटना घटी है 100 ग्राम वेट को लेकर, और विनेश फोगाट जुलाना हल्के में यहाँ उनका ससुराल भी है, तो उसके बारे में आप क्या कुछ कहोगे? जुलाना हल्के की बहू है विनेश फोगाट, और हम बहू क्या, हमारी बहन, हमारी बेटी है, और जो भी हुआ वो बहुत निंदनीय हुआ। और मैं मानता हूँ कि पर्सनल आपकी जो भी अगर दुश्मनी है या पर्सनल जो भी आपकी द्वेष है वो देश से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर वो देश के मेडल लाते तो देश के लिए लाते, उन्होंने अपनी पर्सनल द्वेष को देश से ऊपर रखा और उस लड़की के साथ सरासर नाइंसाफ़ी हुई है। और अभी जो भी अब हमारी आगे एक हम जो भी मीटिंग लेंगे एक, और उसमें जो भी फैसला करेंगे, और हम अपनी बहन के साथ, हमारी बेटी के साथ कोई गलत, किसी प्रकार का गलत नहीं होने देंगे उस मेडल को। और विनेश हमारे दिलों में आज हमारे लिए गोल्ड लेके आ चुकी है, और एक जो तगमा है वो उसको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। और हुड्डा साहब ने भी देखिए कितनी बड़ी बात की, उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार होती तो हम उन्हें राज्यसभा में भेज देते। तो मैं मानता हूँ कि जो उस लड़की के साथ हुआ वो टोटली सिर्फ उन्होंने महिलाओं के लिए आवाज़ उठाई, अपने लिए आवाज़ उठाई, तो उनको इस बात की सज़ा दी गई है। और सत्ता हमेशा नहीं रहती। मैं एक बात मानता हूँ, किसी एक मेरे गुरु ने मेरे को एक बात कही थी कि अपने अच्छे समय में कम से कम दुश्मन बनाइए, ताकि बुरे समय में कम से कम आपको परेशान करें। तो आज बीजेपी का अच्छा समय अगर मान रही है, और जो हमारी बहन बेटियों के साथ जो गलत व्यवहार कर रही है, वो कहीं ना कहीं उन्हें आगे आने वाले समय में नुकसान पहुँचाएगा। आपने बोला कि राज्यसभा में विनेश फोगाट को भेजने के लिए हुड्डा साहब ने बोला है। उसकी बहन का एक जवाब आया है कि जब सरकार थी हुड्डा साहब की, उस टाइम पे कितने खिलाड़ियों को राज्यसभा में भेजा? जब सरकार थी, हरियाणा में सरकार थी, उस टाइम देश में भी कांग्रेस की सरकार थी। उस टाइम किसी खिलाड़ी के साथ कोई अन्याय नहीं हुआ। अगर उस टाइम भी अगर अन्याय हुआ तो हुड्डा साहब उस टाइम भी राज्यसभा में भेजने का काम करते। और उस टाइम पे जिस बहन ने उनके लिए ट्वीट किया है, वो उस टाइम पे हुड्डा साहब की सरकार में मेडल लाई, तो उन्होंने वो राशि का, उस पोस्ट का, उस नौकरी का उन्होंने भरपूर फ़ायदा भी उठाया है। हम वो खिलाड़ी हैं आज जो बीजेपी मानसिकता के हैं, हम उन पर टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन मैं ये बात कहता हूँ कि हमारी सरकार में, हुड्डा साहब की सरकार में, राहुल जी की सरकार में, कभी ऐसा, कांग्रेस की सरकार में कभी ऐसा काम नहीं हुआ कि किसी खिलाड़ी का अनादर हो या उसके हक को छीना जाए। ऐसा कभी नहीं हुआ। उनकी बहन को ये भी बताना चाहिए कि हुड्डा साहब की सरकार में खिलाड़ियों को सर का ताज समझा जाता, सड़कों पर घसीटा नहीं गया। यहाँ पे आपके हल्के में देख रहे हैं हम, पानी की बहुत ज़्यादा मार हो चुकी है जुलाना में। अब की बार तो चलो बारिश बहुत कम थी, लेकिन पानी की मार हुई है। उसकी हम देखते थे जैसे यहाँ आते हुए बरसाना वगैरह में यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा भर जाता था। उसकी निकासी के लिए कुछ विधायक जियों ने अपने लेवल पे काम किए यहाँ? देखिए, समय को ध्यान में रखते हुए पाइप सिस्टम बिछाया गया, वो आधा अधूरा लटका दिया गया। उसकी भी हमने आरटीआई के रूप में मांग रखा है कि कितना रुपया आया और कितना लगाया गया। ये अगर हुआ है तो समय की मांग थी, और विधायक जी ने अगर इसमें अपना श्रमदान दिया तो क्यों ना दें। उन्होंने वोट भी, जनता ने वोट भी तो लिए हैं उनसे, और जनता ने वोट लिए तो काम करने के लिए लिए हैं। लेकिन एक बात को आप सिर्फ इस बात को लेके 7-8 गांव को प्रभावित, आज भी हमारे हल्के में 20 ऐसे गांव हैं जो पूरे साल में एक बार फसल लेते हैं, वो आज भी हो। सिर्फ इस बेल्ट आपने कुछ गांव में पाइपलाइन सिस्टम बिछा दिया, पैसा आप कमीशन का पूरा ढकार गए। उसके बाद 4.5 साल में उसके बाद दूसरे गांव कहाँ गए?
दूसरे गांव भी तो, ईगरा गांव में मैं मानता हूँ सैकड़ों एकड़ ज़मीन बंजर पड़ी है आज भी। कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पे एक फसल उठाते हैं लोग, दूसरी फसल होती नहीं, वहाँ पे पानी चढ़ जाता है। और कुछ हमारे पीछे अब राम पड़ गया, अब की बार बरसात नहीं हुई, किसान ने 2-2, 3-3 बार जीरी लगा ली। किसान सबसे ज़्यादा मर किसकी है? वोट, भोला भाला किसान वोट देता है, उसके बाद ठेके पे ज़मीन, इतनी महंगी ज़मीन ठेके पे लेता है, उसके बाद भगवान पे आश्रित रहता है। विधायक जी ने ये क्यों नहीं कहा कि हमारी नहर का पानी दूसरे हलकों में जा रहा है, हमारी नहर में पानी नहीं है? विधायक जी ने ये नहीं कहा आपको? उन्होंने अवगुण नहीं बताया अपने कि भाई मैंने अपने राज्य में क्या तो किया और क्या अपने हल्के खो दिया मैंने। सैकड़ों हज़ारों बेरोज़गार बच्चे आज घूम रहे हैं, सिर्फ विधायक जी की मेहरबानी है। क्यों नहीं उठाई हमारे हल्के की आवाज़? लेकिन उन्हें अपने फार्म हाउस की जो राजनीति है, वो एक पीछे वीडियो भी आई थी, आपने देखा होगा, वो पैर दबवा रहे थे एक बुज़ुर्ग से, तो विधायक जी को शायद उससे फुर्सत नहीं मिल रही पैर दबवाने से, तो वो कहाँ पे हमारे हल्के की बात करेंगे। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, आप देखिएगा और आप मेरे को बताइएगा कि ऐसा किसी और हल्के में आपने देखा। आप तो पत्रकार हैं। ये आंगनबाड़ी है, यह आंगनबाड़ी है, जर्जर हो चुकी है। छोटे बच्चे इस आंगनबाड़ी में जाते हैं, इसकी छत कभी भी गिर सकती है। कहाँ की है ये? कौन से गाँव की है? पहले आप देखिए, फिर बताता हूँ कौन से गांव की है। दिखाओ। और ऐसी 72 गाँव में ना, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये एक गांव की तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक गांव की नहीं है, 20 ऐसे गांव हैं, 20 ऐसे गांव हैं जिनकी ये दिक्कतें हैं। ये देखिए, ये देखिए भाई, बिल्कुल बिरौली गांव की आंगनवाड़ी है ये। आप देख लीजिए इसकी हालत क्या है। आज़ादी के 70 साल बाद भी हमने बिल्कुल क्या बहुत खंडर हो चुकी है ये। और मैं आप ये मान सकते हैं कि ये हालात 10 साल में ही होगी, 10 साल पहले ऐसी हालात नहीं होगी। यहाँ बच्चे जाते हैं अभी या बंद? अच्छा, अरे आप बच्चे जाते हैं, टीचर्स हैं। मैं यहाँ पे आंगनबाड़ी वर्कर है, उनसे मिल के आया हूँ। हमारी एक वहाँ पे चाची है, उसने बताया कि उनके पास 2 गांव का एडिशनल चार्ज है, रामकली का भी चार्ज दे रखा है उनको। तो जब मैं पूरे हलके में हर घर में गया तो मुझे पता चला, पहले मैं सोच रहा था कि एक कैंसर का शिकार मैं ही हुआ हूँ, सिर्फ मेरी मदर गई, मेरा भाई गया। लेकिन पूरे हलके में जब मैं गया तो मुझे पता चला हर घर से कैंसर का एक आदमी जा चुका है, हर घर से लकवे का पेशेंट है, हर तीसरे आदमी कैंसर की शिकायत हमारे हलके में। इसका कौन जिम्मेवार है? हॉस्पिटल को कितना अपग्रेड किया गया है? जुलाना के हॉस्पिटल को, जुलाना के हॉस्पिटल, हाँ, जुलाना के हॉस्पिटल को इतना अपग्रेड किया गया कि वहाँ पे आदमियों की जगह पशु हैं। आप जा सकते हैं सिविल हॉस्पिटल जुलाना में, और बड़ा हॉस्पिटल तो है भी। आज हमें अगर हमारी किसी बहन को प्रेग्नेंट है और उसको डिलीवरी करवानी है, तो आज 35 किलोमीटर इस साइड और 38 किलोमीटर इस साइड रोहतक, और 35 किलोमीटर जुलाना वो जींद जाना पड़ता है। यहाँ पे कोई हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ डॉक्टर ही नहीं है, गायनी की है ही नहीं। आप मेरे यहाँ पे जितने भी प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है, वहाँ पे विटामिन डी की, विटामिन की गोलियाँ भी नहीं है, वहाँ पे डिस्पेंसरियों में नहीं है। आप जाके देख सकते हैं, डॉक्टर्स पूरे नहीं हैं। जुलाना के ये हाल है। आज़ादी के 70 साल बाद भी मैं आज ये बात कह रहा हूँ कि आज भी हमारा देश गुलाम है भ्रष्टाचार से, आज भी हमारा देश गुलाम है इन नेताओं, फर्जी नेताओं की सोच से, आज भी हमारा देश गुलाम है इस जात पात से। तो जब तक हम इन मुद्दों को नहीं उठाएंगे, आज भी हमारा देश गुलाम है इस कैंसर से। आपको लग रहा होगा मैं कैंसर के पीछे पड़ा हुआ हूँ, एक ही बीमारी। जिस घर में कैंसर हो जाता है उस घर की 7 पुश्ते बता रहा हूँ, उस घर की 7 पुश्ते हिलती हैं। क्योंकि एक कीमो, आज जितने भी ये दुकानें खुल गई हैं, 2,20,000 2,30,000 की एक सीटिंग है कीमो की। एक आम किसान, एक आम परिवार कहाँ से वो पैसे लाएगा? आयुष्मान कार्ड में टूट फूट की दे दी इन्होंने, और सबसे ज़्यादा फर्जीवाड़ा अगर है तो आयुष्मान कार्ड में है। सर में दर्द है, स्टंट डाल देते हैं डॉक्टर जाते ही। क्यों? भोला भाड़ा किसान है। अभी मेरे ताऊ का स्टंट डले हैं, उन्हें यही नहीं पता तेरे स्टंट कितने डले हैं, 1 डला कि 2 डला है।
कितना बड़े, अब ये देख कितना बड़ा फर्जीवाड़ा है ये। डॉक्टर कहते हैं हाँ ताऊ तेरे तो फ्री में डल के, फ्री में कैसे डल के भाई? सरकार का पैसा आता है, सरकार पैसा देती है आयुष्मान में। इसका मतलब सेटिंग का खेल है। सरकार कह रही है भैया 2 डालो, एक की जगह 2 डालो, एक के पैसे तुम रखो, एक के हम रखेंगे। फैमिली आईडी सबसे बड़ा, अगर इस सरकार का ड्रॉबैक है फैमिली आईडी है। पहले गलत फैमिली आईडी बनाओ, 3000 रुपये में ठीक कराओ फिर उसको। अगर हम शिक्षा की बात करें, कितने स्कूल अपग्रेड हुए हैं आपके हल्के में? मैं कह रहा हूँ भाई साहब, अपग्रेडेशन की तो मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन ये बता सकता हूँ कितने स्कूल बंद हो गए। अपग्रेड कहाँ से होंगे? अपग्रेड हुए प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल अपग्रेड नहीं हुए। बंद कितने हुए? मैं कह रहा हूँ 72 गाँव में, अगर हम 72 गाँव की बात करें, 36 से ज़्यादा स्कूल हमारे बंद होने की कगार पे हैं। किसी में 30 बच्चे हैं, किसी में 20 बच्चे हैं, बच्चे ही नहीं हैं हमारे, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम इन्होंने खुद को खोखला कर दिया। आप एक बात बताइए, कारण क्या? वहाँ टीचरों की कमी या बिल्डिंग की कमी? आपको बता देता हूँ, टीचर्स तो है ही नहीं, भर्ती कहाँ हुई? 10 साल, पिछले 10 साल में कहाँ भर्ती हुई? JBT भर्ती हुई पिछले 10 साल में? अभी निकाली तो थी पोस्ट भाई साहब, 1 महीने पहले निकालोगे आप। 1 महीने में भर्ती कर दोगे आप टीचर्स को? कैसे कर सकते हो आप 1 महीने में टीचर्स को भर्ती? और सिर्फ चुनावी जुमला है और कुछ नहीं है। आपको मैं एक बात बता देता हूँ, अगर स्कूलों की हम बात करें, एजुकेशन सिस्टम की बात करें, हमारे गांव के जितने स्कूल थे, जितने हमारे पशु चिकित्सा थे, सब पंचायत की ज़मीन में थे। ऐसा था, इस सरकार ने वो सभी, सरकार ने अपने नाम करवा ली वो ज़मीनें। क्या खतरा था पंचायतों से? पंचायत सिस्टम तो आज़ादी के बाद से आज़ादी के बाद से चल रहा है। आज तक तो किसी पंचायत ने वो कब्जा नहीं किया। सिर्फ अडानी अंबानी को कल को बेच देंगे, उस स्कूल में कम बच्चे दिखा के कहेंगे ये स्कूल नहीं चल रहा, सरकार के ऊपर इस स्कूल का बोझ पड़ रहा है और कल को स्कूल को, प्राइवेट स्कूल को दे दी जाएगी वो ज़मीन। कैसे दी जाएगी? 10 रुपये गज में 100 साल के पट्टे पे। शहरों में होता है ये, और अब गाँव ग्रामीण अंचल में और क्या दिया जाएगा उनको? एक लॉलीपॉप दी जाएगी, भैया हमने तुम्हारे गांव में इंग्लिश मीडियम स्कूल बनवा दिया। बनवाया किसने? प्राइवेट। और कल को जैसे जियो की सिम फ्री में बांटी थी, वैसे उस ज़मीन पे हमारे दूसरे लोग राज करेंगे। तो पंचायती सिस्टम को, पंचायती ज़मीन को लेने का इनका मकसद क्या है? सिर्फ इस देश को, इस प्रदेश को अडानी अंबानी के हाथों में बेचना चाहते हैं, और कोई दूसरा बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, ज़रूरी थी। और आज से 5 साल पहले चुनाव में जाया, 2019 चुनाव में, तो बीजेपी का एक नारा था, उसका नारा था 75 पार। क्या हुआ? सरकार बड़ी पैसा क्यों है? दुष्यंत सिंह से समर्थन देता हूँ यहाँ के दोनों नेताओं को, दीपेंद्र जी को भी और संजय जी को भी, उन्होंने लोकसभा में उठाई कि अभी जो बजट बना, बजट साल भर के लिए आता है कि क्या पैकेज देना है, क्या बात करनी है, उस बजट में हरियाणा को छोड़ दिया गया। ना चुनाव है, 10 साल से सरकार बीजेपी की है, क्योंकि वहाँ भी 1 साल 6 महीने में चुनाव होने वाला है। और वहाँ की सरकार की कृपा से, नीतीश कुमार की कृपा से आज प्रधानमंत्री कुर्सी बची हुई, तो वो तो अपनी कुर्सी बचा रहे हैं। और हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री देखो, नायब सिंह सैनी, उनकी ड्यूटी क्या बनती है? साहब मेरे यहाँ चुनाव है, मेरे यहाँ भी काम है, मेरे क्षेत्र को भी पैसा चाहिए। आज हमारी बहन बेटियां, हमारे भाई ओलंपिक में जा रहे हैं, हमारा बजट गुजरात से भी कम है खेल का बजट। तो क्या नायब सिंह सैनी की ड्यूटी नहीं बनती थी कि वो प्रधानमंत्री को बोले कि मुझे बजट दो? क्या मनोहर लाल खट्टर की ड्यूटी नहीं बनती थी कि मुझे बजट दो? मैं यहाँ का पूर्व मुख्यमंत्री रहा हूँ और मैं केंद्रीय मंत्री हूँ, लेकिन दोनों चुप है। क्यों चुप है? क्योंकि उनको भी कुर्सी बचानी है। जैसे मोदी जी को अपनी कुर्सी बचानी है, ऐसे इनको अपनी कुर्सी बचानी है। ये सिर्फ कुर्सी बचानी है, जनता अक्सर कुछ रोककर नहीं। आप जो बात कर रहे हो अस्पताल की या पानी की टेस्टिंग की, तो उन्हें कोई मतलब नहीं।